हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 31 अक्टूबर। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग सेंसस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सेंसस को कहा जा रहा है 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जनरली सेंसस 10 साल पे होता है, तो 2011 में हुआ था, तो उसी हिसाब से 2021 में होना चाहिए था, बट आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से सेंसस नहीं हो पाया था, है ना। तो गवर्नमेंट ने अभी कहा कि सेंसस 2026 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सेंसस कौन कराता है, कब स्टार्ट हुआ था, कौन से सूची में आता है, ये सब बातें हम करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद करेंगे एंटी सबमरीन की। तो एंटी सबमरीन एक्चुअली मतलब एक्चुअली ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि लगभग 80% इंडिजीनियस मेड है। मतलब बेसिकली क्या है कि इंडिया के द्वारा ही बनाया गया। ठीक है। तो अभय के बारे में चर्चा करेंगे। टोटल 8 सबमरीन में से 7वीं सबमरीन है, उसकी बात करेंगे हम। फिर बात करेंगे ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र। बेसिकली ताइवान के साथ इंडिया का रिलेशन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इनके ऑफिसेस खोलते हैं इंडिया में। तो अब इससे पहले हमारे जो ऑफिसेस थे ये थे आपका दिल्ली में और इसके साथ साथ चेन्नई में। अभी हमने रिसेंटली मुंबई में खोला। तो हुआ क्या कि अब ताइवान को चाइना अपना पार्ट मानता है। तो चाइना ने बेसिकली कहा कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे आंधी विलेज की। तो आंधी विलेज राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर, है ना। वहाँ पे एक ऐसा गांव है जिसको जीरो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। जीरो वेस्ट का मतलब ये है कि कुछ भी बेकार नहीं जाता है। जैसे घर घर का कूड़ा है, कचरा है, उसको लोग रिसाइकिल कर लेते हैं। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। मतलब हर तरीके से उनको आप पाओगे कि वो बहुत ही एक स्वच्छ विलेज है। ठीक है। उसके बाद करेंगे कोणार्क बिल की बात करेंगे। कोणार्क का बेसिकली बिल क्या है। तो अभी राष्ट्रपति भवन में इसको लगाया गया है ना। उसका एक मतलब वैसा ही बना के लगाया गया है। तो इसलिए चर्चा में, तो ये कब बना, ठीक है, 13वीं शताब्दी में क्या हुआ, कोई किसने बनवाया, कौन सी डायनेस्टी, तो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों सेंसस की। देखो सेंसस का मतलब होता है जनगणना। सेंसस का क्या मतलब होता है, जनगणना, है ना। तो जनगणना किनकी की जाती है, लोगों की जाती है ना। तब जनगणना में क्या क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो जनगणना होता है, जनगणना का मतलब होता है जन की गणना करना, है ना। जन को गिनना, यही तो हुआ जनगणना, जिसको हम सेंसस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो 2011 में सेंसस हुआ था। उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया। तो अभी गवर्नमेंट करीब 2026 तक इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सेंसस करना जरूरी क्यों है, जनगणना जरूरी है क्या, ऐसा करना नहीं करेंगे तब भी क्या फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। हो सकता है कि आप अपर क्लास में हो तो आपके लिए फर्क ना पड़े, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कितनी जनता है उसके हिसाब से क्या करती है, पॉलिसी बनाती है। फिर वो देखती है कौन सी कैटेगरी में कितने लोग हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर सेंस कि मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास में जी रहे हैं या गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनके लिए क्या क्या पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। ये एक फायदा हो जाता है। दूसरा, आपको पता है कि 10 लाख लोगों पे बेसिकली एक क्या होती है, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी सीट होती है ना। तो आपको पता है कि अभी हमारा नया राष्ट्रपति भवन बना है ना। राष्ट्रपति भवन, सॉरी राष्ट्रपति भवन नहीं, नया नया जो हमारा बना है, ये लोकसभा और राज्यसभा का भवन नया बना है, आपने देखा होगा, है ना। बहुत चर्चा, मतलब अभी तो नहीं, 2022 का ही बना हुआ है। ठीक है। 23 में बेसिकली चालू भी हो गया। तो अब इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है। क्यों बनाया गया, क्योंकि उसमें सीटें बढ़ाई गई। ठीक है। डिलिमिटेशन की बात करें तो 1971 का ही हम लोग फॉलो करते हैं। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए थोड़ा सा। होता क्या है कि हम 10 साल पे जनगणना करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अगर कहीं भी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई, मान लो यहाँ पे जनसंख्या 40 लाख हो गई, तो कायदे से ये तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे 4 सीटें हो जानी चाहिए। जैसे लोकसभा की, जैसे लोकसभा की बात करके एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ आपको, ज्यादा आसान रहेगा। रूल ये है कि हर 10 लाख पे एक सीट होगी लोकसभा की, मान लो, है ना। तो अगर मान लेते 10 साल में वहां की जनसंख्या 40 लाख होगी, तो वहां पे कितनी सीटें होनी चाहिए, 4। ठीक है। तो अभी इसका फायदा ये हो जाएगा, जब 2026 में हम लोग जनगणना कराएंगे, तो हम सीटों का भी डिलिमिटेशन कर पाएंगे। मतलब क्या है कि कितनी सीटें कहाँ पे होनी चाहिए, वो एरिया के हिसाब से हम लोग कंसीडर कर पाएंगे। अभी हमारे पास कितने एमएलए एमपी होते हैं, 543 अभी वर्किंग है ना। टोटल 550 है, राइट। 552 थे, तो 2 एंग्लो इंडियल हटा दिया गया, तो अभी 550 है। तो ये हो सकता है बढ़ के कितने हो जाए, 700 से 800, 700 या 800 के आसपास इतनी हो जाएगी ये। ठीक है। लगभग 700 से 800 के आसपास सीटें हो जाएंगी जनगणना के बाद से। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब बात करें सबसे पहले कि इंडिया में सेंसस कब हुआ। देखो सिटी की बात करें, अगर इंडियन सिटी की बात करें तो 1830 में हुआ था। ठीक है। हेनरी वॉल्टर ने किया था। उसके बाद पहला अगर बात करें जनगणना इंडिया के लेवल पे हुआ था, नेशन वाइड हुआ था। ठीक है। नेशन वाइड कब हुआ था, 1872 में लॉर्ड मायो ने कराया था। ठीक है। फिर उसके बाद पहली 10 साल की जनगणना किसने कराई थी,
1881 में लॉर्ड रिपन ने कराई थी, ये थोड़ा सा याद रखिए, यहाँ पर रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, 10 साल पे देखो जनगणना यूएसए भी कराता है, यूके भी कराता है, लेकिन कुछ ऐसे देश है जो 5-5 साल पे अपना जनगणना कराते हैं, जैसे कनाडा हुआ 5 साल पे कराता है, जापान हुआ, ये लोग कितने साल पे कराते हैं, 5-5 साल पे कराते हैं। ठीक है, ठीक है। अब सेंसस कौन कराता है, तो याद रखिए सेंसस होम मिनिस्ट्री कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कराती है, गृह मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। आर्टिकल 246 में बेसिकली मेंशन है कि ये कौन कराएगा, यूनियन सब्जेक्ट है और जनगणना करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपकी यहाँ पर रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, 7 शेड्यूल में बात करें तो ये यूनियन सब्जेक्ट का लिस्ट होता है। और इसके अलावा इसके लिए एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं सेंसस एक्ट 1948। इसके तहत ही बेसिकली जनगणना कराई जाती है। इसमें रूल्स रेगुलेशन लिखा है कि आप सेंसस कैसे कराओगे, किन बातों का ध्यान रखोगे, किन किन चीज़ों को आपको इसमें एक पर्सन का लेना है ना। देखो अगर सेंसस में कुछ चीज़ें गलत भी हो जाएगी ना, तो आपको इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नोटिस आएगा, कुछ नहीं। अगर आपने कुछ आपके 3 बच्चे, अगर आपने 4 बच्चे भी बता दिया, ठीक है, गलती से, मैंने जानबूझ के नहीं कर, गलती से मान लीजिए बता दिया, तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ फाइन भी नहीं लगाती है। हाँ, बट ये कि डेटा थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाता है, बस इतना ही रहता है। ठीक है, तो लगभग लगभग सारी चीज़ हमने पढ़ ली इसमें। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं दोस्तों एंटी सबमरीन शिप की। तो एंटी सबमरीन शिप देखिए 7th है। ठीक है, और इंडिया ने बेसिकली इसमें 80% चीज़ें मतलब इंडिया की यूज़ की गई है। ठीक है, 80% चीज़ें इंडिया मेड है। ठीक है, 20% ही हमने बाहर से हेल्प ली है, तो थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हम 8 सबमरीन बना रहे हैं। ठीक है, जो क्या करेंगे, छिछले पानी में बेसिकली क्या करेंगे आप, शैलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब छिछला पानी भी अगर रहेगा, बहुत गहरा भी नहीं है ना, तो उसमें ये चल पाएगा। ठीक है, इसमें सबमरीन में क्या है, ये वॉरफेयर की जितनी भी चीजें होती है सब लगी हुई, देखो यहाँ पे देखो बंदूक जैसा निकला हुआ है ना, ये देखो इसमें दिख रहा होगा क्लियर। ये लड़ने के लिए होता है इसमें। ठीक है, इसमें बहुत सारे आप वेपन्स लगा सकते हो, इसलिए थोड़ा सी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। और प्लस हम छिछले पानी के लिए मतलब जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे सबमरीन हो सकता है, वहाँ पे हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, है ना। तो ये रक्षा मंत्रालय ने बेसिकली 8 सबमरीन के निर्माण के लिए बेसिकली एग्रीमेंट किया था, GRSC कोलकाता से। ठीक है, अब इसमें ये लोग 7वां ये बना चुके हैं, एक और आना है, तो टोटल कितने सबमरीन हम बना रहे हैं, 8। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि अभय क्या है, तो अभय क्या है, तो याद रखिएगा एंटी सबमरीन शिप है, आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है और आपसे पूछा भी जा सकता है ना। अब बात करेंगे टाइप पे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र, जिसको हम TECCC बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी स्थापना की अगर बात करें, देखो नई दिल्ली में हमने इनका एक केंद्र स्थापित किया था 1995 में और 2012 में, है ना। ताइवान से हमारे रिलेशन हमने कब इस्टेब्लिश करना चालू कर दिया, तो 1993 में हमने, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन 1991 में किया था हमने, तो उसके बाद से हमने ताइवान से रिलेशन चालू कर दिया था। चाइना को हम बोलते हैं PRC बोलते हैं, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, जिसको 1950 में इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया था कि जी आप पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना हो, और वो पहला देश बना था कि इसको PRC कहने लगे इंडिया वाले, है ना। पहला देश इंडिया बना था जो कह रहा था कि ठीक है आप PRC हो, है ना। और ताइवान को इंडिया ने कभी देश का मान्यता नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी चाइना क्या कह रहा है, चाइना ये कह रहा है भैया आप ताइवान को देश की मान्यता आप देते नहीं हो, और आप इसके ऑफिसेज खोल रहे हो अपने ही देश के अंतर्गत, जिसमें आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोल रहे हैं, जिसमें कि जैसे बिजनेस वगैरह से रिलेटेड कुछ भी है, तो आपको ताइवान जाने की जरूरत नहीं है, इनके ऑफिसेज जाओ, इनके लोग रहेंगे वहाँ पे डिस्कस करके आप कोई भी प्रपोजल वगैरह दे सकते हो, ये सारी चीज़ें होती है वहाँ पे, है ना। तो चाइना इसलिए थोड़ा ज़्यादा भटका हुआ है। अब चाइना के अगर एक्चुअली पोजीशन देखोगे, जब चाइना आज़ाद हुआ तो कैसा था, आज के टाइम का चाइना कैसा है, उसको एक बार देखते हैं। देखो जब चाइना आज़ाद हो रहा था ना, तो चाइना कुछ ऐसा था, कैसा, ये जो लाइट आप क्रीम कलर में देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में चाइना हुआ करता था, बस ये इतना था, है ना। यहाँ पे देखोगे हांगकांग है, मलावी है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो ये तिब्बत का रीजन था, ये तिब्बत, है ना। तिब्बत अलग एक देश हुआ करता था, फिर सिंजियांग प्रांत हुआ करता था, फिर ये मंगोलिया का पार्ट था जिसको हम इनर मंगोलिया कहते थे, है ना। तो ये वाले सारे पार्ट्स किसके थे, देखो अब इस मैप में देखो तो आज के करंट टाइम में ऐसा है, देखो इंडिया का अगर एक्चुअली मैप देखो तो इस समय करंट में ऐसा है। अब ये देखो एक साइड चीन वाला पार्ट इन्होंने कब्जा रखा है, इधर जो इसको हम POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आप देखोगे तो ये वाला पार्ट पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, और इधर वाला पार्ट देखोगे तो चाइना ने कब्जा रखा है। तो आप देखेंगे तो एक्चुअली में हमारा मैप अभी जो कंट्रोल की बात करें तो ऐसा है, बट इधर वाला POK जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं ना, POK, और इसको बोलते हैं एक्साई चीन। ठीक है, एक्साई चीन बोलते हैं जिसको चाइना ने कब्जा कर रखा है ना। तो आप चाइना के ब्लू वाला जितना मैप देख रहे हो ना, पूरा का पूरा इन्होंने इतना कंट्रोल कर रखा है। अब देखो यहाँ पे था आपका इनर मंगोलिया, इसको कब्जा कर लिया, इधर सिंजियान प्रांत था, इसको कब्जा कर लिया, इधर तिब्बत था, इसको कब्जा कर लिया, है ना। ठीक है, इनर मंगोलिया यहाँ पे था। अब ये देखो यहाँ पे हांगकांग वगैरह था जिसपे ब्रिटेन का कब्जा था, बाद में ब्रिटेन ने इसको दे ही दिया। अब ये है आपका ताइवान, अभी ताइवान को भी हथियाने चक्कर में है। तो देखो चाइना की हमेशा पॉलिसी रही है एक्सपेंशन की, मतलब उनको ये है कि अपना घर कितना बड़ा, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बना लो।
उनका शुरू से ही रूल रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। अब बात करते हैं आधी विलेज की। तो आधी विलेज क्या है? बेसिकली ऐसा विलेज है दोस्तों जहाँ पे फूड वेस्ट या कुछ भी कोई वेस्ट का मैनेजमेंट मतलब बेसिकली जो है ना इतने अच्छे से किया जा रहा है। कोई भी जीरो वेस्ट मॉडल है इनके यहाँ, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। जीरो वेस्ट का मतलब होता है कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। जैसे घर का कचरा निकला तो उसका हमने कहीं खाद बनाने में उपयोग कर लिया, कुछ ना कुछ उपयोग कर लिया, तो ये लोग ऐसे मैनेज कर। तो आप इनके विलेज को देखोगे ना तो पूरा साफ सुथरा आपको मिलेगा, पूरा कहीं भी आपको कूड़ा करकट नहीं मिलेगा, कहीं ऐसे कुछ फेंका हुआ नहीं मिलेगा, एकदम साफ है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आधी विलेज कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, जयपुर राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, वहाँ पे है, इसका नाम है आधी विलेज। ये इसलिए चर्चा में आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ये लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी का बेसिकली यूज ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें ग्रीनरी वगैरह को हम लोग बढ़ा सकें। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें कोणार्क का व्हील के बारे में, तो मैंने आपको बताया जस्ट अभी कुछ देर पहले कि ये राष्ट्रपति भवन में लगा हुआ है ना। तो इसलिए थोड़ी चर्चा में हो गई। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि देखो कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे पहले तो कहाँ पे, ये पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा उड़ीसा में है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, किस शासक ने बनाया था? तो किंग नरसिम्ह देव ने बनाया था। ठीक है, राजा नरसिम्ह देव की सरकार ने बनाया था इसमें। ठीक है, तो ये याद रखिए दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा। कौन सी सेंचुरी में बना? तो याद रखिए तीसरी सेंचुरी में बना था। ठीक है, इसको कोणार्क का सन टेम्पल बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सन टेम्पल। तो ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली दोस्तों पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा रिलेवेंट भी हो जाता है। ठीक है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी उस समय, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक, अब देखो व्हील्स ऐसा ही दिखता है, आप देखो हूबहू लगभग ऐसा ही यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में जो बनाया गया और पूरा मंदिर आप देखो तो मंदिर ऐसा है। और ये व्हील कहाँ पे है? तो आप देखोगे ये यहाँ पे है, यहाँ पे लोग फोटो खड़े होकर खिंचाते हैं, ये रहा व्हील आपका, है ना। यहाँ पे लोग बाहर खड़े होकर फोटो भी खिंचाते हैं। तो ये है आपका कोणार्क का सन टेम्पल, है ना। थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं दोस्तों। आज वीडियो बहुत मतलब बेसिकली न्यूज़ और ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि आपको पता है दिवाली है। ठीक है, और हैप्पी दिवाली आप सभी को, और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से मतलब दिवाली सेलिब्रेट करिए शाम के टाइम, है ना। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।